तो हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में बताने वाला हूं कि जो आर्हीनियस इक्वेशन होती है यह क्या होती है। जो आर्हीनियस इक्वेशन है आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल भी आपके पेपर में कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तथा यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे शेयर और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे आर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है। जो आर्हीनियस इक्वेशन है केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का एक पार्ट है। तो आर्हीनियस इक्वेशन जानने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये टेम्परेचर पर किस प्रकार डिपेंड करता है, वो हमें पता होना चाहिए, तभी हम आर्हीनियस इक्वेशन को यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है कितने प्रकार से डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन में हमने देखा है कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये भी इंक्रीज हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हमने यही देखा है। लेकिन यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है के इंटू कॉन्सेंट्रेशन होता है कि पावर n होता है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के हो गया। तो यहाँ पर जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर, उसके टेम्परेचर के बढ़ाने पर, तो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है ये भी बढ़ेगा। मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है और रेट ऑफ रिएक्शन का मान भी बढ़ता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है ये रेट ऑफ रिएक्शन पर दो प्रकार से डिपेंड करता है। एक होता है अप्रॉक्स डिपेंडेंसी और एक होता है एक्चुअल डिपेंडेंसी। एक होता है अप्रॉक्स APPROX अप्रॉक्स डिपेंडेंसी और एक होता है एक्चुअल डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट एक्चुअल डिपेंडेंसी। तो चलिए सबसे पहले हम सभी जान लेते हैं कि जो टेम्परेचर की अप्रॉक्स डिपेंडेंसी होती है ये क्या होती है। इसकी एक न्यूमेरिकल को भी मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। उसके बाद एक्चुअल डिपेंडेंसी पर आएंगे, उसमें हम आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर यदि हम अप्रॉक्स डिपेंडेंसी की बात करें तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख लेता हूँ अप्रॉक्स डिपेंडेंसी APPROX अप्रॉक्स डिपेंडेंसी अप्रॉक्स डिपेंडेंसी यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख ली है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर NCERT की जो बुक है उसमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट होता है ये डबल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दी गई है, चलिए यहाँ पर मैं उसको आपको लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है चलिए उसको मैं लिख लेता हूँ कि जनरली 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर देन रेट कांस्टेंट या इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो रेट कांस्टेंट होगा रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जनरली 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज डबल या इसे हम नियरली डबल भी कह सकते हैं, नियरली डबल, या इसे हम कभी कभी कह सकते हैं या ट्रिपल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट होता है ये क्या कहते हैं, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ये 2 है तो यहाँ पर डबल होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 होगा तो यहाँ पर ट्रिपल हो जाएगा प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने पर। अप्रॉक्स डिपेंडेंसी सिंपली होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट के फॉर्म में। तो यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है तो यहाँ पर जो डिपेंडेंसी होगी 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो यहाँ पर डबल होगा। लेकिन यहाँ पर यदि अब टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पर जब 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 3 गुना बढ़ेगा, 3 टाइम्स बढ़ेगा, ट्रिपल बढ़ेगा। तो चलिए हम सभी यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं कि 10 डिग्री बढ़ाने पर जो रेट कांस्टेंट है कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लूँगा।
तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यदि एग्जांपल लेता हूँ तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेट कांस्टेंट है ये के है, तो यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा, या 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा। तो यहाँ पर जब हमें कुछ नहीं दिया गया होता है कि जो टेम्परेचर कोफिशिएंट डबल है कि ट्रिपल है, हमें नहीं दिया गया होता है, तो यहाँ पर जनरली हम डबल मानते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया गया होगा तो यहाँ पर बेसिकली ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन जब टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं दिया गया है तो यहाँ पर जनरली डबल ही होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें यहाँ पर 10 डिग्री बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट कैसे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पर के है, तो यहाँ पर 10 डिग्री और बढ़ा गया तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, 2 के हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 डिग्री और बढ़ गया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो यहाँ पर इसका भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका डबल होगा तो कितना हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसका 10 डिग्री और बढ़ गया तो यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा तो 8 के हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि यहाँ पर जब टेम्परेचर जो है 10 डिग्री हमेशा इंक्रीज होते जा रहा है तो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है ये डबल होते जा रहा है। यदि यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट नहीं दिया गया होगा तो हमेशा डबल होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दिया गया होगा तभी डबल होगा, लेकिन टेम्परेचर कोफिशिएंट यदि 3 दिया गया है तो यहाँ पर ये ट्रिपल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं फिर से एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर इसको मैं फिर से 10 डिग्री मान लेता हूँ, इसको 20 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 40, इसको 50 मान लेता हूँ, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर के है तो यहाँ पर इसका 3 के हो जाएगा, यहाँ पर इसका 9 के हो जाएगा, इसका 27 के हो जाएगा और यहाँ पर 81 के हो जाएगा, 81 के। यहाँ पर क्योंकि 3 गुना इंक्रीज हो रहा है जब यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 है। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है ये 3 दिया गया है तो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट है ये हमेशा 3 गुना इंक्रीज होता रहेगा जब हम टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर अप्रॉक्स डिपेंडेंसी के बारे में हमें समझ में आ गया है कि जब हम क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट पर बेसिकली डिपेंड करता है कि जब टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज करते हैं टेम्परेचर में तो रेट कांस्टेंट जो होता है नियरली डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर कोफिशिएंट पर, डबल होगा ट्रिपल होगा। तो आई होप आप सभी को जो अप्रॉक्स डिपेंडेंसी है ये समझ में आ गया होगा, अप्रॉक्स डिपेंडेंसी जो मेथड है। तो चलिए इसके बाद हम सभी जान लेते हैं कि एक्चुअल डिपेंडेंसी मेथड क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने हेडिंग लिख ली है कि एक्चुअल डिपेंडेंसी या एक्यूरेट डिपेंडेंसी जिसे हम कह सकते हैं वो क्या होती है। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसमें सिंपली आर्हीनियस इक्वेशन आ जाता है। आर्हीनियस इक्वेशन क्या होता है, आर्हीनियस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर जो आर्हीनियस इक्वेशन होता है ये क्या इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपान आर टी होता है। तो यहाँ पर जो के है ये बेसिकली हमको पता ही है कि यहाँ पर जो के है ये रेट कांस्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर जो ए है इसको हम आर्हीनियस कांस्टेंट भी कह सकते हैं क्योंकि आर्हीनियस इक्वेशन में आया हुआ एक कांस्टेंट होता है ए, इसको हम आर्हीनियस कांस्टेंट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो ई है ये ई क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसके बाद यहाँ पर ई ए है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, किलो जूल पर मोल या जूल पर मोल होता है इसका जो यूनिट होता है। इसके बाद यहाँ पर जो आर है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। यहाँ पर टी है ये टेम्परेचर इन केल्विन है। तो यहाँ पर चलिए इसके जो यहाँ पर घटक दिए गए हैं इसकी कंपोनेंट को यहाँ पर मैं दर्शा देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर के जो है ये रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। यहाँ पर इसके बाद जो ए है आर्हीनियस कांस्टेंट है, आर्हीनियस कांस्टेंट। इसके बाद यहाँ पर जो ई है ई ए ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बाद यहाँ पर जो आर है, आर क्या है, आर ये है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। आर जो है यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसका मान क्या होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। यहाँ पर जो आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका मान 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है।
इसके बाद यहाँ पर जो है टेम्परेचर है, ये T जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेसिकली इसकी जो यूनिट होती है ये किलो जूल पर मोल होती है, या जिसे हम कह सकते हैं जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल, इसके दोनों यूनिट होती है। तो आई होप आप सभी को यहाँ पर जो मैंने इतना बताया ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम सभी इसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और इसके बाद हम सभी इसका डेरिवेशन भी करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ किस प्रकार होगा, तो यहाँ पर जो k है ये इक्वल टू a इंटू ई की पावर EA/RT है। तो यहाँ पर जब हम टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट होगा ये भी इंक्रीज करेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ग्राफ है ये कुछ इस प्रकार है, यहाँ पर इसको टेम्परेचर को इधर मान लेते हैं और रेट कांस्टेंट को इधर मान लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे होता है कि जब टेम्परेचर को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट होता है ये भी धीरे धीरे इंक्रीज करता है। तो बेसिकली यही ग्राफ था। यदि आपसे पूछा जाता है टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में ग्राफ आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा, तो आप यहाँ पर बेसिकली ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये ग्राफ जो है यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में कुछ इस प्रकार ग्राफ होता है। तो चलिए इसके बाद हम सभी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में जान लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर बेसिकली क्या होती है। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ग्राफ और है। यहाँ पर बेसिकली इस ग्राफ को मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। यहाँ पर जो वाई एक्सिस पर है ये एनर्जी है, एनर्जी, और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर है ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो हम मान लेते हैं प्राइमरी जो एनर्जी है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्राइमरी एनर्जी को यहाँ तक मान लेते हैं। यहाँ पर जो ये है ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी ER, और यहाँ पर जो ये है ये इसको हम प्रोडक्ट की एनर्जी मान लेते हैं EP, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ पर जो ये है ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनको हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है उसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके पास कुछ एनर्जी है लेकिन यहाँ तक ये नहीं पहुँच रहा है, तो इसको कुछ एनर्जी और देंगे तो यहाँ पर हो सकता है ये यहाँ तक पहुँच जाए। उसी प्रकार यहाँ पर जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास कम एनर्जी है अभी, लेकिन जब इसको हम कुछ एनर्जी और देंगे तो यहाँ पर ये पहुँच जाएगा और यहाँ पर एक प्रोडक्ट बना लेगा। तो यहाँ पर इसको हम कुछ इस प्रकार यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं कि यहाँ पर जो मिनिमम एनर्जी है, यहाँ पर जब इसको इन मॉलिक्यूल्स को जब हम एनर्जी धीरे धीरे दे रहे होंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा यहाँ पर एनर्जी हमें देनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी इसके बाद यहाँ पर एनर्जी देंगे, हम कुछ फोर्स लगा के एनर्जी देंगे किसी भी प्रकार, तो यहाँ पर इसके बाद ये अपने आप नीचे उतरता चला जाएगा, अपने आप स्मूथली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमें यहाँ से यहाँ तक सिंपली पहुँचना है। यहाँ पर जो ये पॉइंट है इसको हम ट्रांजिशन पॉइंट भी कहते हैं, ट्रांजिशन पॉइंट। तो यहाँ पर जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को वह मिनिमम एनर्जी दी गई होती है, जो यहाँ पर जो एनर्जी बैरियर है इसको क्रॉस करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं ट्रांजिशन पॉइंट पर, तो उनको दी गई जो मिनिमम एनर्जी होती है उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो मिनिमम एनर्जी की आवश्यकता होती है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए ताकि वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने डेफिनेशन लिख ली है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। जो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी that should be given to the reactant molecules which have already some energy so that they cross energy barrier। मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी वह मिनिमम एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को दी जाती है जिनके पास पहले से ही कुछ एनर्जी मौजूद है। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास
कुछ एनर्जी तो पहले से ही होगी ना, उनको कुछ और एनर्जी दे देंगे, तो यहाँ पर जो एनर्जी बैरियर है उसको क्रॉस करेंगे और प्रोडक्ट में सिंपली कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर वही है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी डेट शुड बी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव ऑलरेडी सम एनर्जी, जिनके पास पहले से ही कुछ एनर्जी है, सो डैट दे क्रॉस द एनर्जी बैरियर, ताकि वह एनर्जी जो बैरियर है उसको क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें। तो एक्टिवेशन एनर्जी वह मिनिमम एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को दी गई होती है, ताकि वह अपने एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें। तो चलिए इसके बाद हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कि जो टेम्परेचर होगा और जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और काइनेटिक एनर्जी होगी, ये आपस में किस प्रकार डिपेंड करते हैं। तो चलिए यहाँ पर उसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो चलिए सिंपली हम सबसे पहले यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जब इसको ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो कुछ इस प्रकार प्राप्त है, मतलब टेम्परेचर इतना है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने होंगे, टेम्परेचर इतना है यहाँ तक है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ तक होंगे, और टेम्परेचर को और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर टेम्परेचर इतना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ तक होंगे। इसके बाद टेम्परेचर और आगे बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इतना है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ तक होंगे। मतलब यहाँ पर इस टेम्परेचर पर इसको हम 25 डिग्री सिंपली मान लेते हैं, क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 25 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर इसके बाद टेम्परेचर को और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ये धीरे धीरे घटते चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर भी बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ कि इसके बाद इतने जो मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके निकल जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो मैंने एनर्जी बैरियर बनाया था, जो यहाँ पर एनर्जी बैरियर बनाया था, सिंपली इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जब इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर जब टेम्परेचर इतना होगा तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगी, टेम्परेचर इतना होगा, यहाँ पर टेम्परेचर इतना होगा, बढ़ाएंगे तो थोड़े और मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। टेम्परेचर को एकदम स्टैंडर्ड कर देंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कर देंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या मैक्सिमम हो जाएगी, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बेसिकली इनका जो सम होता है ये बेसिकली 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर इसको मैं मान लेता हूँ 0.1, इसको 0.3 मान लेता हूँ, इसको 0.4 मान लेता हूँ, कितना हुआ 7 हो गया, 0.7, फिर इसको मान लेता हूँ 0.2 मान लेता हूँ, 0 कितना हो गया 0.9 हो गया, फिर इसके बाद इसको 0.1 मान लेता हूँ। मतलब इसका जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसका जो सम होगा ये हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर इसको 10 डिग्री मान लेता हूँ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी 3 है, फिर इसके बाद 25 पर हो गया 4, इसके बाद यहाँ पर इसको मैं 35 मान लेता हूँ, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो गया 2, कम हो गया ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर इसको 45 डिग्री मान लेता हूँ, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर और कम हो गया। फिर इसके बाद जब टेम्परेचर को और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये बचे हुए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ पर जो इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके निकल जा रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जब टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ और प्लॉट कर लेते हैं कि यहाँ पर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको T1 मान लेते हैं और एक T2 के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम T2 को बनाएंगे तो यहाँ पर जब ये बनाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार ग्राफ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे रहे हैं, यहाँ पर जो T2 है ये इज ग्रेटर दैन T1, यहाँ पर जो T2 है इज ग्रेटर दैन T1, T2 जो है बड़ा है T1 से। यहाँ पर जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो यहाँ पर जो
मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके निकल जा रहे हैं, वो उनकी भी संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अब इतने मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके निकल जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं सिंपली क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं। टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके निकल जा रहे हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं व्हिच क्रॉस द एनर्जी बैरियर, मतलब जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लिया है उसको हम मान लेते हैं e⁻⁻RT मान लेते हैं। ये e⁻⁻RT क्या है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स F1 व्हिच क्रॉस्ड द एनर्जी बैरियर, मतलब e⁻⁻RT ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बढ़ रही है जिन्होंने एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ पर जब मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी तो जो रेट होगी ये भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट हो जाएगा कि जितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉस होते जाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट के है के इक्वल टू, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो ए आ जाएगा, ए इंटू e⁻⁻RT हो जाएगा। यही बेसिकली हमें यहाँ पर प्रूव करना था, जो कि आर्हेनियस इक्वेशन से हमें प्रूव हो गया। तो आई होप आप सभी को जो मैंने यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन आप सभी को प्रूव करके दिखाई है समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जब टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर कम मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर रहे हैं एनर्जी बैरियर को, यहाँ पर टेम्परेचर को और अधिक बढ़ा देंगे तो यहाँ पर और अधिक मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर जितने अधिक मॉलिक्यूल्स क्रॉस करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, उसी प्रकार रेट भी बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा e⁻⁻RT, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर जो आर्हेनियस कांस्टेंट आ जाएगा ए, तो यहाँ पर k इक्वल टू ए इंटू e⁻⁻RT हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पर प्रूव करना था। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम इसको और थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई है आर्हेनियस इक्वेशन, इससे हमें न्यूमेरिकल को नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि इससे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो ई है इसकी वैल्यू निकालने में काफ़ी हमें दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर चलिए इसके बाद इसको और सिंपल कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जब हम दोनों साइड में नेचुरल लॉग ले लेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग जिसे हम ln से प्रेजेंट कहते हैं, टेकिंग ln इन बोथ साइड टेकिंग नेचुरल लॉग इन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर जब हम नेचुरल लॉग लेंगे दोनों साइड में तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ln k इक्वल टू ln a इंटू e⁻⁻RT प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ये मल्टीपल में है आपस में तो यहाँ पर इसको अलग अलग तोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ln k इक्वल टू ln a प्लस ln e⁻⁻RT प्राप्त हो जाएगा, e/RT। तो यहाँ पर जो ln होता है इसकी बेसिकली क्या कह सकते हैं, इसका जो बेस होता है ये बेसिकली ई होता है, ln का बेस ना, नेचुरल लॉग का बेस बेसिकली ई होता है। जब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लॉग के बेस ऑन ई इक्वल टू लॉग ए बेस ऑन ई प्लस लॉग ई बेस ऑन e⁻⁻RT। तो यहाँ पर जब e/RT को आगे भेज देंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर जब e/RT को आगे भेज देंगे तो लॉग के बेस ऑन ई लॉग ए बेस ऑन ई माइनस e/RT। तो यहाँ पर जो लॉग ई बेस ऑन ई इसका मान तो 1 हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें सिंपली इतना ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर चलिए इसका एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर चलिए इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, लॉग के इक्वल टू माइनस e/r इंटू 1/t
प्लस लॉग ए बेसान ए। जब इस पर हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन दी गई है लॉग के बेसान ए इक्वल टू माइनस ई ए अपान आर इंटू 1/t, ये 1/t है, प्लस लॉग ए। तो यहाँ पर जब हम बेसिकली के और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें किस प्रकार प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसको मैं मान लेता हूँ के, या इसको बेसिकली लॉग के मान लेता हूँ और इसको 1/t मान लेता हूँ। तो इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहाँ पर जब हम y बराबर mx प्लस c से इसका जब तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो x के स्थान पर 1/t दिया गया है, x के एक्सिस पर 1/t दिया गया है और c के जगह पर log a दिया गया है और यहाँ पर y के स्थान पर k दिया गया है और m स्लोप के स्थान पर माइनस ई ए अपान आर दिया गया है। तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि यदि हम स्लोप पॉजिटिव होगी तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसे आएगा और स्लोप नेगेटिव होगी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसे आता है। क्योंकि यहाँ पर जो ये इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, उसी प्रकार ये भी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्लोप है स्लोप tan थीटा इक्वल टू माइनस ई ए अपान आर हो जाएगा। यहाँ पर जो स्लोप है tan थीटा इक्वल टू माइनस ई ए अपान आर हो जाएगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये एंगल दे दिया गया होगा, तो यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आर बराबर 8.314 रख के हम एक्टिवेशन एनर्जी का मान प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन हमें इंटरनल एंगल दिया गया होगा, तो बेसिकली हमें जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो हमें निकालना होगा। फिर यहाँ पर हम एक्टिवेशन एनर्जी का मान प्राप्त कर सकते हैं। tan थीटा बराबर जितना होगा उतना रख के इसको इक्वल कर देंगे, यहाँ पर r का मान रख देंगे, हमें एक्टिवेशन एनर्जी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो y एक्सिस पर कितना इंटरसेक्ट कट कर रहा है, y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कट कर रहा है log a, y एक्सिस पर log a इंटरसेक्ट कट कर रहा है। और क्या कह सकते हैं बेसिकली यहाँ पर जो लॉग के और टी के बीच में ग्राफ है कुछ इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ है। बेसिकली कभी कभी ये पेपर में पूछ भी लिया जाता है, जो क्या कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, जैसे नीट हो गया, जेईई मेंस हो गया, कभी कभी उसमें पूछ लिया जाता है। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बाद हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उस पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो बेसिकली हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इक्वेशन को, लॉग के बेसान ए इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपान आर टी। हमें बेसिकली ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको जब हम बेस 10 में लेकर आएंगे, बेस ई है यहाँ पर, जब इसको बेस 10 में लेकर आते हैं तो यहाँ पर 2.303 से मल्टीपल करना होता है हमें। तो यहाँ पर जब इसमें 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर इसकी बेस 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर 2.303 लॉग के यहाँ पर बेस 10 हो जाएगी इक्वल टू 2.303 लॉग ए, यहाँ पर भी इसकी बेस 10 हो जाएगी, माइनस ई ए अपान आर टी प्राप्त हो जाएगा, माइनस ई ए अपान आर टी। 2.303 से जब दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लॉग के बेस ऑन 10 इक्वल टू लॉग ए बेस ऑन 10 माइनस ई ए अपान 2.303 आर टी। बेसिकली जो यह इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है, इस इक्वेशन पर बेस्ड हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसी इक्वेशन पर ज़्यादातर न्यूमेरिकल आपकी पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। यहाँ पर आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछी जा सकती है, टेम्परेचर पूछा जा सकता है, इसके बाद यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पर रेट कांस्टेंट भी पूछा जा सकता है, कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर सारे वैल्यूज इनडायरेक्टली दी गई होंगी, उसके बिहाफ पर हमें एक वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो इक्वेशन है ये हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर ज़्यादातर न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने को मिलेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसके बाद हम इसका एक ग्राफ प्लॉट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जब इसको
10 बेस में लेकर आते हैं तो यहाँ पर जो इसकी स्लोप होगी उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए फिर इसके बाद हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसको इक्वेशन को लिखेंगे तो यहाँ पर सिंपली इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं log k बेस ऑन 10 इक्वल टू माइनस EA/2.303 R इंटू 1/t प्लस log a बेस ऑन 10। इसको जब हम y बराबर mx प्लस c से तुलना करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा। जब इसको हम तुलना करेंगे तो बेसिकली हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर जब इसकी तुलना करेंगे तो बेसिकली हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगी और जो स्लोप होगी ये EA/2.303 R प्राप्त हो जाएगी। जो स्लोप होगी यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा था, ऊपर हमें प्राप्त हो रहा था EA/R प्राप्त हो रहा था माइनस में, लेकिन यहाँ पर जब हमें स्लोप प्राप्त होगी ये EA/2.303 R प्राप्त होगी। यहाँ पर जो स्लोप होगी, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू EA/2.303 R प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जब बेस 10 होगा तो इतनी स्लोप प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जब बेस 10 नहीं होगा, बेस ई होगा तो यहाँ पर 2.303 नहीं होगा। तो यहाँ पर जो y एक्सेस पर कटा हुआ इंटरसेक्ट होगा ये बेसिकली log a ही होगा, बेस ऑन 10 होगा। और यहाँ पर बेसिकली हम log k बेस ऑन 10 और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनल एंगल होगा इसको हम मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा और 180 डिग्री माइनस थीटा पर ही हमें जो क्या कहते हैं यहाँ पर tan थीटा रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सटर्नल एंगल से यहाँ पर जो स्लोप फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं या 120 दिया गया है, तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल एंगल होगा 180 में से 120 चला जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या कह सकते हैं, यहाँ पर ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर 60 डिग्री बन तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको हम 60 मान लेते हैं बेसिकली, तो 120 बन जाएगा क्योंकि ये एक्सटर्नल एंगल 120 ही होगा। तो 120 बन जाएगा, tan 120 रख देंगे, tan 120 डिग्री बराबर माइनस EA/2.303 रख देंगे, R रख देंगे। tan 120 डिग्री का मान -√3 होता है, उसको रख देंगे। फिर यहाँ पर 8.314 रख देंगे, फिर इसके बाद मल्टीपल कर देंगे, पूरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसके बाद लगे हाथों में एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम तो उसमें लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारे क्वेश्चन को हम याद कर चुके हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल को भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसको सिंपली सबसे पहले मैंने लिख लिया है। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है कुछ इस प्रकार है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज गिवन एज log k इक्वल टू 10 माइनस 1.2 इंटू 10⁴/t। फाइंड द टेम्परेचर एट व्हिच द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज 70 मिनट। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहाँ पर हाफ लाइफ दी गई है और हमें यहाँ पर टेम्परेचर का मान प्राप्त करना है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ दी गई है, तो सबसे पहले हम रेट कांस्टेंट का मान प्राप्त कर लेंगे। रेट कांस्टेंट का मान यहाँ पर रख देंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पर इसको इधर मल्टीप्लाई सब करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर सिंपली हमें टेम्परेचर का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जब हमें हाफ लाइफ दी गई है तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होती है टी हाफ इक्वल टू होती है 0.693 अपान होती है के। तो यहाँ पर हमें बेसिकली के प्राप्त करना है, हाफ लाइफ दी गई है, तो यहाँ पर के को इधर कर लेंगे, हाफ लाइफ को उधर, 0.693 को हम 0.70 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर टी हाफ जो है 70 मिनट दिया गया है। अब इसको हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 70 हो जाएगा, 70 कैंसिल हो जाएगा और ये भी मतलब कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 होगा, तभी तो 70 होगा, तभी तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो 100 है ये नीचे बचा हुआ है, इसको जब हम के बराबर लिखेंगे तो यहाँ पर इसको हम 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें रेट कांस्टेंट का मान 10⁻⁻2 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर जब इसको हम यहाँ पर log के स्थान पर 10⁻⁻2 रखेंगे, तो यहाँ पर log 10⁻⁻2 बेस ऑन 10 इक्वल टू 10 माइनस 1.2 इंटू 10⁴ प्राप्त हो जाएगा, फिर अपान 10, इसके बाद
यहाँ पर जो 2 है -2 इसको आगे कर देंगे, log 10 का मान 1 हो जाएगा। तो -2 इक्वल टू 10 माइनस 1.2 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 10। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, बेसिकली हमें प्राप्त हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी प्राप्त हो जाएगा इक्वल टू 12। 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको टी को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे और 12 से इधर डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पर टी बराबर 1.2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 12 प्राप्त हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 1000 प्राप्त हो जाएगा। 1000 केल्विन, जो टेम्परेचर का मान होता है हमेशा केल्विन में लिया जाता है। तो यहाँ पर हमें जो टेम्परेचर का मान प्राप्त हो जाएगा ये 1000 केल्विन प्राप्त हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को जो मैंने यहाँ पर न्यूमेरिकल बताया, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर बेसिकली इसको इधर कर देंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, जो इतना पार्ट है और ये इतना पार्ट है इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, ये इधर ऐड हो जाएगा और ये भी इधर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम सभी एक और फार्मूले का डेरिवेशन कर लेते हैं, क्योंकि जो फार्मूला आने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। वो बेसिकली जब दो अलग अलग टेम्परेचर दिए गए होते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार हमें रेट कांस्टेंट का मान प्राप्त करना होता है उसके बारे में फार्मूला दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूँ कि जब दो अलग अलग टेम्परेचर दिए गए होंगे तो यहाँ पर किस प्रकार हम उसको प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मैं हेडिंग लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर जब हमें दो अलग अलग टेम्परेचर दिए गए होंगे तो यहाँ पर जो रेशियो होगा दो रेट कांस्टेंट का वो हमें ज्ञात करना है सिंपली। तो यहाँ पर हम उसको किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर टेम्परेचर क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर एक मान लेते हैं T1 है और एक टेम्परेचर T2 है, लेकिन जो यहाँ पर T2 है ये हमेशा T1 से बड़ा है। यहाँ पर T2 इज ग्रेटर दैन T1 है। तो इसके लिए सिंपली हमें यहाँ पर जो इक्वेशन बताया था उसको मैंने क्या बताया था आप सभी को, यहाँ पर जो इक्वेशन मैंने आप सभी को बताया था ये बताया था log K1, log K बताया था, log K इक्वल टू माइनस EA अपान 2.303 RT प्लस log A बेसान 10। यहाँ पर यही इक्वेशन मैंने आप सभी को बताया था। तो चलिए इस पर यहाँ पर एक बार टेम्परेचर T1 रखेंगे, एक बार टेम्परेचर T2 रखेंगे। तो यहाँ पर जब टेम्परेचर T1 रखेंगे तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट K1 हो जाएगा, टेम्परेचर T2 रखेंगे रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या रखते हैं, तो यहाँ पर जब हम T1 रखते हैं तो log K1 इक्वल टू माइनस EA अपान 2.303 RT1 प्लस log A, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद टेम्परेचर T2 को रखेंगे, log K2 हो जाएगा माइनस EA अपान 2.303 RT2 हो जाएगा प्लस log A बेसान 10, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है और यहाँ पर जो कह सकते हैं यहाँ पर जो आर्हीनियस इक्वेशन है, आर्हीनियस कांस्टेंट है, ये बेसिकली टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हीनियस जो कांस्टेंट है बेसिकली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम इसको क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जब इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी जब यहाँ पर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जब सेकंड में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, log K2 माइनस log K1 प्राप्त हो जाएगा। तो log K2 माइनस K1 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, log K2 अपान K1 लिख सकते हैं। जब log वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे log K2 अपान K1 लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, यहाँ पर जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर ये वाला जो होगा ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे यहाँ पर मान लेते हैं -2 है और यहाँ पर -5 है, यहाँ पर इसको यहाँ पर एक और माइनस है। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर ये वाला ही बड़ा है, तो यहाँ पर इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर EA अपान 2.303 पॉजिटिव वाले को पहले लिख लेंगे, RT1 ये माइनस EA अपान 2.303 RT2, यहाँ पर इतना जो है इतना फार्म जो है ये कॉमन है।
तो यहाँ पर इसको बेसिकली हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आर भी बेसिकली कॉमन है, तो यहाँ पर log K2 अपॉन K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इतना भाग हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2.303 आर कॉमन ले लेंगे, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2 प्राप्त हो जाएगा। बेसिकली 1/T1 माइनस 1/T2 को हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो यहाँ पर T2 माइनस T1 हो जाएगा अपान T1 T2 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर इसके स्थान पर सिंपली इसके स्थान पर हम यदि हम लिखना चाहें तो यहाँ पर T2 माइनस T1 अपान T1 T2 यहाँ पर इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं। और ये वाला पहले वाला तो रहेगा ही इसके मल्टीपल में, तो यहाँ पर हम इतना लिखना चाहें तो T2 माइनस T1 अपान T1 T2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो T2 है ये बड़ा है। यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था जो T2 होगा ये ऑलवेज इज ग्रेटर देन T1 होगा। तो यहाँ पर T2 में से ही तो T1 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब कम में से अधिक को घटाएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब अधिक में से कम को घटाएंगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, पॉजिटिव ही आएगा। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो ये इक्वेशन निकल के आई, यहाँ पर जो ये समीकरण निकल के आया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समीकरण है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने आप सभी को दो इम्पोर्टेंट समीकरण बताए जो कि आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो आर्हेनियस वाला बताया, फिर इसके बाद मैंने आप सभी को दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए जो रेट कांस्टेंट का जो मान होता है उसको बताया। तो आई होप आप सभी को जो यहाँ पर जो मैंने फार्मूले बताए, आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर जो मैंने पहला फार्मूला बताया था ये बेसिकली ये वाला था, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बेसिकली ये वाला भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बताया। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।